देखो हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 107 तक हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 108, है ना। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है हम लोग एक बार और पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का लिमिटेशंस बताओ। देखो, लिमिटेशन कहने का मतलब नुकसान नहीं होता है। लिमिटेशन मतलब लाइक कहाँ पे वो फेल हो जाता है ना। तो प्लानिंग का लिमिटेशंस क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले तुमको डिफाइन करना पड़ेगा पड़ेगा व्हाट इज प्लानिंग। सो प्लानिंग का एक डेफिनेशन तुमको लिख देना है, ठीक है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ या प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन, ठीक है। एंड इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी वांट्स टू रीच, दैट इज प्लानिंग, है ना। तो बेसिकली जब भी इसका डेफिनेशन लिखोगे तो ऑलवेज ऑलवेज तुमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग्स का डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद इसके लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करना। चलो, अब क्वेश्चन है कि प्लानिंग का लिमिटेशंस क्या है। तो इसके लिए देखो, रटना नहीं है तुमको, बस एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो प्लानिंग का लिमिटेशंस में देखो, सबसे पहले बोला गया है कि जो प्लानिंग होता है, रिजिडिटी मतलब, कहने का मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब प्लानिंग फिक्स कर देता है। किसी भी चीज को प्लानिंग क्या करता है, फिक्स। लाइक अगर तुम प्लानिंग के हिसाब से काम करोगे तो तुम्हारा माइंड फिर वहां पे काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि जैसे तुमको प्लानिंग करके बोला गया तुम काम एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से करोगे। सो प्लानिंग का सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि ये इंसान को क्या कर देता है, रिजिड मतलब एकदम फिक्स। लाइक अगर होता है ना कि शादी घर में मान लो कि एक स्पेसिफिक आइटम, या पिकनिक जाते हो तो कुछ स्पेसिफिक आइटम खाते हो, तो अगर उसी को फॉलो करोगे तो हमेशा जाओगे तो वही खाओगे, वहीं पे जाओगे। लेकिन मतलब प्लानिंग होने से अल्टीमेटली क्या होता है, तुम्हारा खुद का माइंड काम नहीं करता है। तुमको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तुम वैसे ही अपने काम को करोगे। तो सबसे पहला रिजिडिटी होता है। सो प्लान लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ रिजिड फ्रेमवर्क विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑपरेट। प्लानिंग क्या करता है, एक फ्रेमवर्क दे देता है जिसके अंदर में ऑर्गेनाइजेशन को काम करना होता है। बस यहाँ तक लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग का अगला नुकसान क्या है कि अगर अगर बिजनेस का इन्वायरमेंट, बिजनेस का वातावरण जो है, अगर ये बाहरी वातावरण बदल जाए तो क्या प्लानिंग काम करेगा। लाइक तुम सोच के गए हो कि सपोज करो शिमला जाओगे, है ना। ठंडा प्लेस है आई गेस, है ना। अब तुमको लगा कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगा तो तुम पूरा स्वेटर ले लो, लेकिन वहां पे सपोज करो अगर गर्मी पड़ गया तो वहां पे क्या तुम्हारा प्लानिंग काम आया, नहीं। तो जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, कस्टमर चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो तुम्हारा प्लानिंग पूरा का पूरा वहीं पे खत्म हो जाता है। इट डज नॉट वर्क इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, है ना। चेंजिंग इन्वायरमेंट में प्लानिंग कभी भी काम नहीं करता है। सो द बिजनेस इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। बिजनेस का जो वातावरण है वो हमेशा बदलते रहता है। पॉलिटिक्स बदलते रहता है, टेक्नोलॉजी बदलते रहता है ना, सोसाइटी बदलते रहता है, इकोनॉमिक फैक्टर, है ना, पैसा जो है पब्लिक के पास वो भी बदलते रहता है। सो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन दी एजम्पशन। प्लानिंग किसके ऊपर बेस्ड है, अनुमान के अनुसार ही ना प्लानिंग करते हैं। अगर वो एजम्पशन ही बदल गया तो पूरा का पूरा प्लानिंग खत्म। सो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अच्छा, एट द सेम टाइम अनदर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग दैट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसको दो बार में लिखना, एक बार लिखना टाइम कंज्यूमिंग और एक बार लिखना कॉस्टली। प्लानिंग जो है ये कॉस्टली भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। खुद करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग, किसी और से कराओगे तो कॉस्टली। लाइक होता है ना, हम लोग घर का आर्किटेक्ट से देखना घर का नक्शा बनवाते कि कहाँ पे कौन सा रूम बना है, तो दैट इज कॉस्टली। और खुद से अगर सोचोगे तो दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो प्लानिंग इज बोथ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। So, the planning process involves a significant investment of the time and money for data collection, analysis, forecasting, and evaluation of alternative. For many small organization or routine decision, the cost of detailed planning may outweigh its benefit, making it unaffordable luxury. मतलब देखो, सिंपली ये बोला गया है कि प्लानिंग जो है ना, ये इसके लिए क्या करना पड़ता है, तुमको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, प्रोसेस पढ़े थे ना प्लानिंग का। तो वो सब करना क्या होता है, कॉस्टली भी होता है प्लस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहली बात की सुइटेबल ही नहीं है। सो कभी भी प्लानिंग करो ना तो फिजिबल स्टडी जरूर कर लो कि हाँ, उस चलो हम प्लानिंग पे खर्च कर रहे हैं। जैसे अगर तुम मान लो कोई दिवाली का घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट को बुला लिए, दिवाली का घर मतलब छोट छुटका नहीं बनाते हैं, तो उसके लिए आर्किटेक्ट बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। रीजन क्या है ना कि उसको बनाने का लाइक कॉस्ट ही पड़ता 100 रुपया, मान लो दिवाली का घर, आर्किटेक्ट ही ले लेगा 4,000 रुपया, तो कोई बेनिफिट हुआ क्या, लॉस हो गया तुम्हारा। सो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन इसको बियर नहीं कर सकता। जो भी है, इट इज
कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एट ऑल। एट द सेम टाइम अगला लिमिटेशन क्या आता है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी द सक्सेस। क्या जरूरी है प्लानिंग कर लिए तो तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे? तो इसमें सक्सेस का गारंटी नहीं है। सो अ प्लान इज मेरीली अ ब्लूप्रिंट ऑफ द एक्शन। प्लान क्या होता है कि तुम क्या करने वाले हो उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, बट दैट डज नॉट वर्क इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट बदल जाए तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। एट द सेम टाइम इट इट डजंट मीन कि अगर कोई प्लान बना लिया मतलब वो सक्सेसफुल हो गया, है ना? सो इट्स सक्सेस हैविली डिपेंड या डिपेंड्स हैविली ऑन इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। कैसे लागू करते हो, जैसे होता है ना कि लाइक तुम प्लान बना लिए कि चलो तुमको 80% मार्क्स अचीव करना है, तो क्या तुम मार्क्स अचीव कर लिए? तुम उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करोगे तभी अचीव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, है ना? सो द अनदर लिमिटेशन इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी द सक्सेस। एट द सेम टाइम रेसिस्टेंस टू चेंज, ये भी एक प्लानिंग का लिमिटेशन है। अब ये रेसिस्टेंस टू चेंज होता क्या है समझो। रेसिस्टेंस टू चेंज मतलब लाइक समझो कि तुम एक स्कूल में हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा टीचर पूरा का पूरा डिजिटल हो जाए, है ना? तो बेटर है, डिजिटल हो जाएगा तो कॉस्ट भी बचेगा और बेटर एजुकेशन भी मिलेगा। बट अगर कोई पुराना टीचर है तो वो लोग क्या बोलेगा कि नहीं हम लोग डिजिटली नहीं जाएंगे, हम लोग को प्रॉब्लम होगा। नो डाउट वो लोग को होगा भी, अगर जो पुराना टीचर लाइक, तो वो लोग प्लानिंग जब भी बनता है ना, तो रेसिस्टेंट टू चेंज जो वर्कर्स होता है वो लोग बोलता है कि नहीं हम लोग इस चेंजेस को फॉलो नहीं करें, क्योंकि चेंजेस हमेशा अनकंफर्टेबल ही क्रिएट करता है स्टार्टिंग फेज में, है ना? तो प्लानिंग जो है ना, जो प्लानिंग बनता है उसके हिसाब से वर्कर चेंज होना नहीं चाहता है, वो लोग स्ट्राइक करना शुरू करते हैं कि नहीं हम लोग इसके हिसाब से, लाइक होता है ना बहुत सारा गवर्नमेंट, लाइक अभी एक ऐप नहीं आ रहा था, कौन सा गवर्नमेंट का, क्या नाम है, जिसमें हम लोग का कॉल डेटा वेटा सब गवर्नमेंट लेगा, संचार साथी ऐप, इसके बारे में सुने हो ना? तो जो भी है गवर्नमेंट प्लानिंग किया, हालांकि वो है तो गलत ही, सही नहीं कह रहे। तो गवर्नमेंट प्लान किया कि हाँ इससे हम लोग क्या करेंगे, माने देश का साइबर सिक्योरिटी बना रहेगा, किसी का फोन चोरी होगा तो मिल जाएगा। हालांकि वो गलत है, वो गवर्नमेंट का अलग ट्रिक है, उस पर हम नहीं जा रहे। तो गवर्नमेंट प्लानिंग तो किया, लेकिन हम लोग क्या करें उससे रेसिस्ट टू चेंज, हम लोग चेंज होना चाहते हैं क्या? नहीं, है ना? तो सेम चीज होता है प्लानिंग में भी, वर्कर लोग क्या करता है, प्लानिंग को फॉलो करने के लिए सहमत नहीं होता है। ये भी एक नुकसान है। प्लानिंग ऑफन इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज, क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है, नया आइडिया, नया तरीका, नया स्ट्रक्चर, है ना? ह्यूमन नेचर इज जनरली रेसिस्ट टू चेंज। इंसान का नेचर ही होता है कि वो कभी बदलना नहीं चाहता, ये है। एज इट्स इम्प्लाइज मूविंग आउट ऑफ वंस कंफर्ट जोन, क्योंकि चेंजेस मतलब जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है उससे तुम निकल के नए जोन में जा रहे हो। जैसे अभी अगर हम तुमको लाइक बोलेंगे कि कल से तुमको मान लो एरोप्लेन से कॉलेज जाना है, तो जाओगे? लाइक ठीक है, अब सामने ही है तो तुम लाइक नॉर्मल जा रहे हो ना, तो तुम्हारा कंफर्ट जोन थोड़ा सा खत्म हो सकता है, वो एक्सेप्ट करोगे तो, है ना? मतलब नॉर्मली होता है, अगर न्यू चीज मिला मैंने, तुम्हारा कंफर्ट जोन जो है ना वो थोड़ा सा तो खराब नो डाउट होगा। एम्प्लॉइज में सी प्लानिंग एज अ थ्रेट टू देयर established वर्क रूटीन एंड में एक्टिवली रेसिस्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। नो डाउट वर्कर लोग को यहाँ पे लगेगा कि अगर प्लानिंग हुआ तो उनका जो नॉर्मल काम है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जो उन लोगों का कंफर्ट जोन है वो खत्म होकर के नया तरीके से उन लोग को काम करना पड़ेगा। अच्छा, प्लानिंग हैम्पर्स क्रिएटिविटी। देखो प्लानिंग होने से क्रिएटिविटी नहीं आता। फॉर एग्जांपल तुम्हारे दुकान में एक वर्कर है, तुम बोल के गए कि हम जैसा रूटीन देके गए एग्जैक्टली पूरा का पूरा वैसे बनाना है। अगर कुछ सामान बनाना है, मान लो चाय बनाना है, तो तुम बोलती जितना बोल के गए ना उतना ही बनाओ, उसी तरीके से बनाओ, चेंजेस मत करो। तो क्या वो वर्कर कुछ नया बनाना सीख सकता है क्या? सो प्लानिंग ऑलवेज हैम्पर्स द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को पूरा का पूरा प्लानिंग क्या करता है, खत्म कर देता है ना? अपना हिसाब से सोचने ही नहीं देता है। सो इन अ हाईली प्लान इन्वायरमेंट मिडिल एंड लोअर मैनेजर में फील दे आर मेरली एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीजन मेड बाय द टॉप। क्योंकि देखो पूरा डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेगा। तो मिडिल और लोअर वाला क्या करेगा, समझेगा कि हम लोग का कोई डेवलपमेंट नहीं है, जैसे बोल रहे हैं हम लोग वैसे कर रहे हैं। ठीक है, दिस डू एज प्लान, मैंने डू एज प्लान का मतलब क्या होता है, बोल देगा जैसे बोले हैं वैसे प्लानिंग के हिसाब से करो। Do as plan approach can discourage them from thinking innovatively and offering creative suggestion, है ना? ये जो उन लोग को बोला गया ना कि जैसे बोले हैं वैसा करो, इससे उन लोगों का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। कंक्लूजन में बस, डिस्पाइट दिस लिमिटेशन प्लानिंग इंडिस्पेंसिबल मैनेजरियल फंक्शन है। प्लानिंग का नुकसान है लेकिन मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक अबाउट द मैनेजमेंट, है ना? बिना प्लानिंग के हम लोग मैनेजमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। और कुछ है चाहो तो इसको पढ़ लोगे।
चलो इसके बाद हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में, और ट्राई करोगे जितना खुद से बना करके लिखोगे उतना ही बेटर होगा। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट के डेवलपमेंट में हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन बताओ। ठीक है, तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, 2 बार है क्या? ओके ठीक है। तो 109 में यहाँ देखो हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन में, अगर चाहो तो डेट ऑफ बर्थ याद करोगे। इनका डेट ऑफ बर्थ 1841 और डेथ है क्या 1925। इज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट, इज सेलिब्रेटेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ कौन सा? मॉडर्न मैनेजमेंट। वाइल एफ डब्ल्यू टेलर पे हम नहीं जाते वहां पे। तो देखो हमको पढ़ना क्या है कि ये जो हेनरी फ्योल थे ना, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब इनका योगदान क्या है ना। हेनरी फ्योल का योगदान क्या है, हमको ये चीज पढ़ना है ना। तो हेनरी फ्योल का क्या योगदान है, देखो सबसे पहला सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इनका 14 प्रिंसिपल दिया गया था, पहला योगदान तो ये हो गया है ना। तो कंट्रीब्यूशन में पहला मिला सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फ्योल was the first to systematize the practice of management. He proposed that management is a separate skill distinct from the technical and functional ability and it can be taught and learned, माने इसको सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। This was revolutionary idea that established management as a valid field for academic study and professional practice। माने अल्टीमेटली देखो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था कि वो क्या दिए थे, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। वो जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है ना, वो कौन दिया गया था, हेनरी फ्योल के द्वारा। तो पहला तो कंट्रीब्यूशन ये हो गया कि हेडिंग लिख देना सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टमैटिक नहीं भी लिखोगे ना तो लिख देना थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, बट सिस्टमैटिक वाला वर्ड। तो हेनरी फ्योल का पहला कंट्रीब्यूशन क्या था, ही हैज गिवन द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, पहला है ना। अंदर में आराम से लिखो कि हेनरी फ्योल हैज गिवन द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ही हैज गिवन 14 प्रिंसिपल लाइक करके 2-3 लाइनिंग अपने से लिख देना है, उतना कोई अंदर नहीं पढ़ने जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सल एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इन्होंने जो यूनिवर्सल और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था उनमें कौन कौन सा था, अगर शॉर्ट में चाहो तो लिख सकते हो। लाइक देखो देखो फ्योल रिजेक्टेड द नोशन that management is dependent on specific situation. Instead, he argued that certain fundamental principles of management are universal and can be applied to all type of organization, business, government और नॉन प्रॉफिट सीकिंग एक्सेट्रा जो भी है। देखो फ्योल रिजेक्ट कर दिए। देखो पहले कहना था इंसानों का या जो ऑथर्स था उनका कि मैनेजमेंट डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन के अनुसार मैनेज करो। बट हेनरी फ्योल बोले कि नहीं, देखो ठीक है मैनेजमेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, नो डाउट, बट उनका कहना ये था कि कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कि हर बिजनेस में सेम है। मैंने कुछ प्रिंसिपल ऐसा है जो कि हर बिजनेस में क्या है, कॉमन है। हालांकि हम लोग जो फ्योल का 14 प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, और भी बहुत प्रिंसिपल्स है, मैंने फ्योल का नहीं है, और भी बहुत प्रिंसिपल्स होता है। बट मेनली जो है ना, जो कॉमन प्रिंसिपल है जो हर बिजनेस फॉलो करता है, वो कौन सा है? हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, ही हैज गिवन द यूनिवर्सल और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। कौन कौन सा प्रिंसिपल चाहो तो शॉर्ट में लिख देना, एक बार हम लोग इसको पहले भी पढ़े थे, याद है। फ्योल का प्रिंसिपल पहला क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वर्कर्स को दो। फिर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, चाहो तो इसको लिस्ट बना करके लिख सकते हो ना। यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी प्रिंसिपल दिया था। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कहाँ पे, जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए लाइटली बता रहे। रेम्युनरेशन ऑफ द पर्सोनल, जहाँ पे बोला गया था वर्कर्स को उचित पैसा मिलना चाहिए एज अ सैलरी और वेजेस जो भी कहो। स्केलर चेंज, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा एक स्पेसिफिक रूट के थ्रू जाएगा। ऑर्डर, एवरीथिंग मस्ट बी एट इट्स ओन प्लेस, हर चीज अपने जगह पे होना चाहिए। इक्विटी मतलब क्या होता है, सिमिलर ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, माने उनका जॉब क्या कर दो, फिक्स कर दो। इनिशिएटिव, वर्कर्स को बोलो कि खुद से सोच करके खुद से काम को करो। और स्पीड दे कॉप्स मतलब क्या होता है, एकता में ही शक्ति है, लाइक टीचिंग के नॉलेज। ठीक है, उसके अलावा और क्या कंट्रीब्यूशन है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो हेनरी फ्योल जो है ना, जैसे मैनेजमेंट का हम लोग पढ़ते हैं ना 5
फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बट 5 ही नहीं, और भी बहुत सारी, रिपोर्टिंग, बजटिंग, बहुत कुछ है, कोऑर्डिनेटिंग, ऐप बहुत कुछ है। तो हेनरी फ्योल वैसे ही मैनेजमेंट का दिए थे फंक्शन। हेनरी फ्योल के अनुसार मैनेजमेंट का दिख रहा है कितना सारा फंक्शंस है। पहला फंक्शन है कौन सा? फोरकास्ट एंड प्लान। हेनरी फ्योल के अनुसार पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ऑर्गेनाइज है, कमांड है, कोऑर्डिनेट है और कंट्रोल है। ये हेनरी फ्योल के अनुसार ही हैज आल्सो गिवन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये भी उनका एक कंट्रीब्यूशन ही है। ये पॉइंट जरूर लिखना, है ना। हेनरी फ्योल का अगर कंट्रीब्यूशन आएगा तो वो डिफरेंस बताए कि टेक्निकल स्किल और मैनेजरियल स्किल क्या है, दोनों अलग है। माने जो आदमी टेक्नोलॉजिकल काम कर सकता है उसको मैनेजमेंट करने के लिए स्किल उसके पास नहीं होगा, तो मैनेजमेंट के लिए स्किल अलग डेवलप करना पड़ेगा। टेक्निकल स्किल माने कोई सामान को बनाना हो गया, और मैनेजमेंट का स्किल अलग चीज होता है, वर्कर्स को मैनेज कैसे करना उसका स्किल अलग है। दोनों स्किल अलग अलग होता है ना। सो फियोल क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड द मैनेजरियल स्किल रिक्वायर्ड टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। माने टेक्निकल काम और मैनेजरियल काम के लिए जो स्किल चाहिए वो सेम नहीं, बल्कि दोनों क्या है, अलग अलग है। अब जो जो इंसान एक रोड बना ले रहा है तो टेक्निकल नॉलेज है उसके पास, लेकिन क्या जरूरी है वो मैनेज कर लेगा? सो टेक्निकल स्किल अलग होता है और मैनेजरियल स्किल अलग होता है। ही आर्ग्यूड दैट द हायर वन राइज इन द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की, द मोर इंपॉर्टेंट मैनेजर स्किल बिकम्स रिलेटिव टू द टेक्निकल स्किल। मैंने बोला गया है किसी भी बिजनेस में जितना हायर पोस्ट में काम करोगे तुमको ज्यादा किस स्किल का जरूरत पड़ेगा? मैनेजरियल स्किल का, एज कंपेयर टू कौन सा? टेक्निकल स्किल। और जितना लोअर जगह पे काम करोगे तुमको टेक्निकल स्किल उतना ही ज्यादा चाहिए, और हायर पे क्या चाहिए? मैनेजरियल स्किल ज्यादा। तो कुछ कंट्रीब्यूशन है। चलो ये सेम है तो इसको हटा देते हैं फिलहाल। चलो अब ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट इज मींस ऑफ अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल, डिस्कस इन ब्रीफ। माने क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लाइक बोलता है मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, इसके ऊपर डिस्कशन करो। तो तुम आंसर इसको इसको लाइक लगेगा कि लिखे क्या है इसके अंदर में, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो तुमको अल्टीमेटली क्या बोलना है कि मैनेज माने मेन जो क्वेश्चन का राउंड है, माने अल्टीमेटली क्वेश्चन कहता है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, टारगेट को अचीव करना, जो कि हम लोग डेफिनेशन में बहुत बार लिखते हैं, टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लिखते हैं ना। तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है क्या, सॉरी मेन पर्पस ही होता है उसके ऑब्जेक्टिव को, प्रॉफिट को अचीव करना। इसके ऊपर तुमको शॉर्ट में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं देखो, हाँ एग्री तो हो जाएंगे कि हाँ होता है। और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और सबके बारे में एक्सप्लेन कर दो, हो गया आंसर, है ना। थोड़ा सा इसको बना के करना पड़ेगा ना, देख लेते हैं। देखो क्या क्या लिखा गया है इसमें, देखो द स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज अ मीन्स ऑफ अचीविंग द प्रीडिटरमाइंड गोल एक्यूरेटली कैप्चर द फंडामेंटल पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। माने जो यहाँ पे स्टेटमेंट कहा गया है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, यही तो मैनेजमेंट का क्या है, फंडामेंटल पर्पस है। मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या है? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को क्या करना, अचीव करना। ठीक है, नो डाउट। चलो, इट हाईलाइट्स दैट मैनेजमेंट इज नॉट एन एंड itself but a powerful tool or process used to accomplish specific objective efficiently or effectively. This can be discussed through the following points. मतलब यहाँ बोला गया है कि मैनेजमेंट एंड नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जिसके जरिए बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकता है। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? एट मिनिमम कॉस्ट। और इफेक्टिवली का मतलब होता है ऑन टाइम। तो देखो थोड़ा सा इसमें नो डाउट तुम बना के अपने हिसाब से जरूर लिख सकते हो, डेफिनेशन दे दो और लिख दोगे यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज मैनेजमेंट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके रिगार्डिंग में क्या क्या पॉइंट्स दिया गया वो देखो। इसके रिगार्डिंग में क्या क्या पॉइंट्स, मैनेजमेंट क्या कौन सा है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। पॉइंट में क्या लिखना है? वही पुराना, मैनेजमेंट हैज नो मीनिंगफुल और रेलिवेंस इन अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिना उद्देश्य का मैनेजमेंट का कोई रिलीवेंस, इंपॉर्टेंस नहीं है। बिना गोल का मैनेजमेंट होता है क्या? नहीं होता है ना। द इंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बिगिन विद द सेटिंग ऑफ क्लियर प्रीडिटरमाइंड गोल्स, क्योंकि मैनेजमेंट का स्टार्टिंग ही कहां से होता है? ऑब्जेक्टिव को सेट करने से, है ना।
सच एज क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल सर्विसेज और मार्केट लीडरशिप। एवरी मैनेजरियल फंक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल्स। हर मैनेजरियल फंक्शन का जो पर्पस होता है वो क्या होता है? इस ऑब्जेक्टिव को या गोल को क्या करना? फुलफिल करना। बस खुद से बना के लिखना है ना। यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स। मैनेजमेंट और क्या काम करता है? गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट सबके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में यूनिफाइज करता है। बहुत सारे वर्कर्स होते हैं ना, सारे वर्कर्स जो काम करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं उनका एफर्ट्स। मैनेजमेंट क्या करता है? उनको बताता है कि हाँ, मेरे को 1 लाख टीवी बनाना है, तो सबको अपना एफर्ट्स लगाए कितना टीवी बनाने के लिए? 1 लाख। तो सबके एफर्ट्स को यूनिफाइज एक डायरेक्शन में फ्लो करवाने का काम करता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस इंडिविजुअल। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं विथ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड थॉट प्रोसेस। मतलब एक बिजनेस में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं और इन सभी का बैकग्राउंड और सोचने का तरीका क्या होता है? हुँ? सबका अलग अलग होता है। मैनेजमेंट अलाइड द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल टुवर्ड द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब मैनेजमेंट क्या करता है? इन सभी के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में क्या करता है? अलाइड कराता है, मतलब फ्लो करवाता है। ठीक है, क्यों फ्लो करवाता है? इट क्रिएट्स अ टीम वर्क इंश्योर्स दैट एवरीवन इज वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। ये टीम वर्क क्रिएट करता है और इस चीज को श्योर करता है कि सभी कोई सेम डायरेक्शन में जैसे कि काम को करे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है? क्लियर रोड मैप, है ना, क्या क्या काम करना है तुमको। अब इसके अंदर में दिख रहा है क्या दिया गया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो थ्रू इट्स कोर फंक्शन, मैनेजमेंट का जो कोर मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस, मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ क्लियर पाथ टू रीच दिस प्रीडिटरमाइंड गोल। मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है वो मदद करता है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सॉरी, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन? एक एक करके लिखना। प्लानिंग डिफाइन कर देना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अच्छा, एक ही साथ दे दिया, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तुम चाहो तो चारों लिख करके छोटे छोटे डिविजन कर दो आराम से। इसमें अपने मन से बना के लिखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, रिसोर्स मतलब जिस इनपुट से हम लोग किसी भी सामान को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। जैसे चाय बनाने के लिए जो मिल्क या चाय पत्ती वगैरह चाहिए, दैट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइजेशन करवाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? देयर इज अ नीड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? देखो, रिसोर्स का मीनिंग लिख देना। रिसोर्स जैसे कि कौन सा? मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स आर ऑलवेज स्केयर। इसको ये भी याद रखना कि मनी, मटेरियल, मैन और मशीन, 4 एम्स कहते हैं इसको हम, 4 एम। ठीक है, 4 एम मतलब क्या आता है? मैन, मनी, मटेरियल और कौन सा? मशीन। ये चारों मिलाओगे दुनिया का कोई भी सामान बन जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से जमीन भी चाहिए, वो अलग चीज है। तो मैन, मनी, मटेरियल और कौन सा? मशीन आर ऑलवेज स्केयर। स्केयर मतलब क्या होता है? मतलब स्केयर हम लोग उस चीज को कहते हैं जिसका हम लोग को हमेशा कमी रहता है। फॉर एग्जाम्पल पैसा, मनी इज स्केयर। रीजन क्या है? पैसे की हमेशा क्या रहती है? कमी। जमीन भी क्या है? स्केयर है, क्योंकि उसका भी क्या रहता है? हमेशा कमी। पेट्रोल भी क्या है? स्केयर है, क्योंकि पेट्रोल का भी हमेशा क्या रहता है? कमी रहता है ना। तो स्केयर मतलब जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है बट उसका सप्लाई बहुत ही क्या है? कम है। सो ये सब स्केयर है। मैनेजमेंट इंश्योर दैट दिस लिमिटेड रिसोर्स आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल manner with the minimum wastage to achieve the desired ends, making the goal achievement process both effectively and efficiently। एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। मतलब बोला गया है कि देयर आर वेरियस रिसोर्स विच आर स्केयर, नो डाउट। मैंने सारा का सारा रिसोर्स ही स्केयर है, कुछ छोड़ करके। लाइक जितना भी तुम्हारे ग्रीन एनर्जी रिसोर्स, सनलाइट, एयर, वो स्केयर नहीं है। बट बाकी सारा का मैन, मटेरियल, मशीन हो गया, क्या स्केयर है? मैनेजमेंट श्योरिटी करता है कि इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो ताकि तुम्हारा सामान बन जाए बोथ इफेक्टिवली मतलब टाइमली, और एफिशिएंटली मतलब क्या होता है? एट मिनिमम कॉस्ट। ब्रैकेट में लिखा होगा डूइंग सो मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से फ्रेम करके लिखना है।
तो देखो, जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट। अब एक्चुअली में ये है क्या, इसको पहले समझ लो ध्यान से। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या है? मैनेजमेंट का जब स्टडी हम लोग करते हैं ना, हिस्ट्री, तो मैनेजमेंट को बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है ना। क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। उसी का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मैनेजमेंट को स्टडी करने का। तो इस अप्रोच के तहत में क्या क्या माना जाता था वो समझना है ना। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में क्या माना जाता था कि कैसे मैनेज करना है, लाइक एक स्टडी, एक स्कूल ऑफ थॉट है, थिंकिंग है, जो लोग सोचता है कि हाँ इस तरीके से मैनेज करेंगे तो वो बेटर मैनेज होगा, है ना। इस अप्रोच का मेन पर्पस है। तो क्या क्या लिखा गया इस अप्रोच में समझते हैं। देखो, सबसे पहला, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच emerged in the 1930 as a significant reaction to the मैकेनिस्टिक एंड इम्पर्सनल व्यू ऑफ वर्कर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो पढ़े हो ना टेलर का। तो देखो, टेलर का जो थिंकिंग था वो ये था कि इंसान जो है एक तरीके का मशीन है ना। टेलर्स के थिंकिंग में ह्यूमंस को क्या माना जाता था, मशीन। लाइक उनको पैसा दो और पूरा काम कराओ, वो लोग कभी थकेंगे नहीं, कभी बोर नहीं होंगे एंड ऑल, ये मानना था। बट जैसे फिर देखा गया कि वर्कर सब काम नहीं कर रहा है, तो एक नया थिंकिंग लाया गया कि इस तरीके से मैनेज किया जाए। लाइक आया कौन सा अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जहां पे इंसान के मेंटलिटी पे, इंसान को मोटिवेशन करने के ऊपर फोकस किया गया था। अब इस अप्रोच में क्या क्या समझो। ये अप्रोच या ये थिंकिंग आया कब से, 1930 से। ठीक है। और इसमें किसको इग्नोर कर दिया गया, जो मैकेनिकल था, इम्पर्सनल व्यू था वर्कर के रिगार्डिंग, वो हट गया। इट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम द टास्क ओरिएंटेड अप्रोच टू अ पीपल ओरिएंटेड अप्रोच। मतलब देखो, अब का जो मैनेजमेंट, 1930 में जो मैनेजमेंट होने लगा, इसमें वर्कर के टास्क पे नहीं, बल्कि वर्कर्स माने पीपल, पीपल मतलब क्या होता है, वर्कर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, काम के ऊपर कम, वर्कर के ऊपर ज्यादा। क्योंकि जैसे वर्कर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, अल्टीमेटली वो काम ज्यादा करेगा, है ना। पहले क्या था, पहले था कि काम के ऊपर फोकस करो, वर्कर का पर्सनल मैटर में या सेटिस्फाइड है नहीं है उसके ऊपर जाओ ही मत। ठीक है। तो इस अप्रोचेस में फिर और क्या होने लगा समझो। इट्स प्राइमरली कंट्रीब्यूशन was established that social and psychological factors are more important than physical and economical factor in determining worker productivity। माने in this approach it was thought that कि फिजिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर से वर्कर को मोटिवेट पहले किया जाता था। फिजिकल फैक्टर माने उसको पैसा दे दो तो मोटिवेट हो जाएगा। बट इस स्कूल ऑफ थिंकिंग 1930 में थिंकिंग थोड़ा बदल गया और ये माना गया दैट नाउ फॉर द वर्कर सोशल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर ज्यादा जरूरी है। माने पैसे से ज्यादा वर्कर्स का रिस्पेक्ट जरूरी है ना। सो दे गिव मोर इम्फेसिस ऑन दी सोशल और कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर एज कंपेयर टू कौन सा इकोनॉमिकल, यानी कि पैसा वगैरह देने के कंपैरिजन में। तो अब एक समझना, ये जो थिंकिंग था ना, ये थिंकिंग उठाया कौन? क्योंकि जो जो मैनेजर रहता है ना, कोई भी कंपनी का मैनेजर या जो कहीं पे काम करता है, वो लोग बुक लिखा था अपना अपना, तो उस बुक से ये पार्ट पूरा लिया गया है। कोई भी अगर बीएसटी का भी तुम बुक पढ़ोगे ना, तो वहाँ जो तुम्हारा बीएसटी का बुक है, वो जो ऑथर लिखने वाला है ना, बुक लिखने वाला, वो एक्चुअली खुद से कुछ नहीं लिखता है। वो देखता है कि हाँ ये इंसान ऐसे बोला था, ऐसे मैनेज कर, तो वो पार्ट कुछ ले लिया, कुछ उसका ले लिया, है ना। जैसे तुम लोग जो भी थ्योरीज पढ़ते हो ना, तुम ऐसे भी होगा कुछ थ्योरीज ऐसा कि जो तुम अभी पढ़ रहे हो कॉमर्स में, वही वाला सेम वो लोग पढ़ता है आर्ट्स में, सेम साइंस में भी पढ़ा जाता है। थिंकिंग के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि किस चीज को कहाँ पे क्योंकि देखो, अब जो बुक लिखने वाला होता है वो थोड़ी लिखेगा कि हम बीएसटी के लिए लिख रहे हैं, वो तो बुक का ऑथर होता है। बट जो एक्चुअली में जो होता है ना एक इंसान का बुक, है ना, तो वो जो है ऐसे नहीं होता कि हम टैक्सेशन के लिए लिख रहे हैं। लाइक टैक्स का सबूत मिलता है ना, वो चाणक्य का अर्थशास्त्र में पढ़े होगे शायद। तो वो क्या लिखा कि हम मेरा बुक टैक्सी का है, नहीं, उसके बुक में मिला तो उठा करके यहाँ पे कर दिया गया। तो इस तरीके से बुक को लिखा जो भी है। तो इस थिंकिंग पे कंट्रीब्यूट कौन कौन कंट्रीब्यूट किया था, एम्फेसिस ऑन द ह्यूमन एलिमेंट। ठीक है, की कंट्रीब्यूशन सर। अच्छा, इस थ्योरी में, इस थ्योरी में क्या फोकस किया गया, माने इस थ्योरी का मेन पॉइंट क्या क्या था। देखो, इम्फेसिस ऑन द किसके ऊपर, ह्यूमन एलिमेंट। मतलब ये जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, ये ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर फोकस करता था, ह्यूमंस। नहीं समझी, मतलब अकॉर्डिंग टू ह्यूमन
अप्रोच मोस्ट emphasis या इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द ह्यूमन, है ना, वर्कर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। दिस अप्रोच हाईलाइटेड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट जस्ट अ फॉर्मल स्ट्रक्चर बट अ सोशल सिस्टम। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक सोशल सिस्टम है। सोशल मतलब क्या होता है? सोसाइटी एक तरीके का, मान लो, जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं। एम्प्लॉइज आर नॉट मैरिली इकोनॉमिक बीइंग मोटिवेटेड सोली। बोला गया है वर्कर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बीइंग मोटिवेटेड नहीं है, मतलब पैसा देने से सिर्फ मोटिवेट नहीं होगा, बट दैट इज बाय मनी। और ये मानता था कौन है? ऐसा माना था किसका? टेलर का। लेकिन अभी का बट सोशल एंड इमोशनल बीइंग्स मोटिवेटेड बाय नीड्स फीलिंग एंड एटीट्यूड्स। मतलब अल्टीमेटली ये कहना चाहता है ना कि इस अप्रोच में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया वर्कर को। और इस पॉइंट में ये लिखा गया कि इस अप्रोच में ज्यादा इंपॉर्टेंस वर्कर को दिया गया। पहले जो मानना था टेलर का क्या मानना था कि वर्कर आर इकोनॉमिक मोटिवेटेड सोली। लिखा गया इकोनॉमिक मोटिवेटेड मतलब क्या होता है? पैसा दे करके ही मोटिवेट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल मोटिवेटेड माने सोली किसके थ्रू? बाय द मनी। कौन मानता था? टेलर। बट सोशल एंड इमोशनल बीइंग है, वो नहीं है। टेलर का जो मानना था ना ये वाला, ये नहीं है, बल्कि ये है क्या? बट है क्या? सोशल एंड इमोशनल बीइंग है। सोशल और इमोशनल बीइंग है। मोटिवेटेड बाय किसके जरिए मोटिवेट कर सकते हैं? नीड फीलिंग एंड एटीट्यूड्स। थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो। अच्छा, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में दो स्ट्रक्चर पढ़ो, फॉर्मल स्ट्रक्चर और कौन सा? इनफॉर्मल। याद है? बता देते हैं एक बार। फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है? हर चीज नियम के अनुसार चलता है, ये फॉर्मल। जैसे लाइक होता है ना क्लास का जो रिलेशन एक दूसरे के साथ, वो फॉर्मल है। लेकिन क्लास के बाद जो टिफिन करता है, शायद डिस्कस किए होंगे, वो इनफॉर्मल है। तो ये लोग फॉर्मल के ऊपर फोकस नहीं किया, बल्कि किसके ऊपर फोकस किया? इनफॉर्मल्स के ऊपर फोकस किया। ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, तो ये लोग इनफॉर्मल ग्रुप्स के इंपॉर्टेंस पे फोकस किया ना। द फेमस हॉथरन एक्सपेरिमेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये मोस्ट मतलब लाइक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था हॉथरन का। लगभग 3 या 4 साल चला था ये एक्सपेरिमेंट। कंडक्टेड बाय द कौन? एल्टन मायो एंड हिज कलीग्स revealed that worker form informal group on their own which greatly influence their behavior and performance. These informal relationships are sorry and groups norms are often more powerful than the formal structure of the organization. माने ultimately ये बोला गया है कि according to this approach it was believed that जो इनफॉर्मल रिलेशन है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू कौन सा वाला? फॉर्मल। है ना, फॉर्मल से ज्यादा पावरफुल कौन सा है? इनफॉर्मल है। अच्छा, अब ये लोग अगर ह्यूमंस के ऊपर फोकस कर रहा है तो पैसा का मोटिवेशन ज्यादा देगा या सोशली या एक मोटिवेट ज्यादा करेगा? सोशली। गुड। While not dismissing the importance of pay, the approach proved that factors like sense of belonging, recognition, and participatory decision making and good interpersonal relationship are powerful motivator that can significantly boost moral and productivity. Like good relation with the worker can significantly boost the productivity. वर्कर के साथ अगर रिलेशन अच्छा रखेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा विदाउट मनी। विदाउट मनी नहीं, मनी तो देना ही है। अगर रिलेशन भी अच्छा कर दे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा? और बेटर होगा। रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ सुपरवाइजर, देखो पहले सुपरवाइजर का काम क्या था? इट एस्टैब्लिश दैट सुपरवाइजर लीडरशिप स्टाइल इज क्रूशियल। अ सुपरवाइजर हु इज empathetic, a good listener and concerned about the employees well being, है ना, is more effective in motivating subordinate than an authoritarian one। याद है हम लोग लीडरशिप पढ़े थे, एक होता है ऑथोरेरियन यानी ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और कौन सा? फ्री रेन। तो पहले ऑटोक्रेटिक पे फोकस था, बट अब कहा गया है कि डेमोक्रेटिक इज द बेस्ट। डेमोक्रेटिक बेस्ट है जहाँ पे लीडर भी अपना करेगा नो डाउट, बट करने से पहले सेशन किससे लेगा? वर्कर से। इस जो स्कूल ऑफ थॉट था या ये जो जनरेशन था, यहाँ पे यही माना गया कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेटर है? डेमोक्रेटिक वाला। और यही बताया कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। दिस अप्रोच स्ट्रेस्ड द नीड ऑफ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। याद है हम लोग मैनेजमेंट का जब 3 लेवल पढ़ते थे तो पढ़ते थे कि टॉप का काम होता है किसको बोलेगा? लोअर को देगा ऑर्डर। लोअर किसको दे सॉरी टॉप देगा मिडिल को, मिडिल देगा किसको? लोअर को। लोअर देगा किसको? वर्कर्स को। तो ये वन वे हो गया। बट इस अप्रोच में बोला गया कि ठीक है, वर्कर को भी अगर प्रॉब्लम होगा तो ऐसे ही वर्कर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। तो टू वे। तो इस अप्रोच में टू वे कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस किया गया, जो कि पहले था वन वे, यानी जो बोलेगा करो, कोई प्रॉब्लम मेरे को सुनना
नहीं है। तो इस अप्रोच के तहत कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? टू वे कम्युनिकेशन हो गया। ये कंक्लूजन अपने हिसाब से बता दो। चलो अब चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोल दैट आर एक्सरसाइज्ड इन बिजनेस हाउस। ये क्वेश्चन जरूर से याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, नो डाउट आएगा ही। रीजन ये है ना कि एक तो पूरा बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, अब बड़ा अगर नहीं दिया ना तो एक एक कंट्रोल पूछ देगा, बोलेगा बताओ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कौन सा है, कंकरेंट कंट्रोल कौन सा है, किस टाइप में, है ना। तो ब्रेक करके भी आता है और एक बार में भी आ सकता है। ठीक है, चलो समझते हैं क्या होता है कंट्रोल। अब तुमको बताना है कि कंट्रोल का क्या क्या टाइप्स है, कंट्रोल करने का क्या क्या टाइप्स है। तो देखो कंट्रोल इज, डेफिनेशन लिख दोगे। ठीक है, जो डेफिनेशन तुम याद किए हो वही यहाँ पे छाप देना। अब आते हैं एप्लीकेशन के हिसाब से, कंट्रोल को अप्लाई कब कर, कंट्रोल साइकिल के अनुसार कंट्रोल कब कर रहे हो उसके अनुसार कंट्रोल तीन तरीके का होता है। एक होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, माने प्रिलिमिनरी प्रिवेंटिव कंट्रोल, है ना। एक को कहते हैं कौन सा, फीड फॉरवर्ड। दूसरे वाले का नाम है कनकरेंट, यानी कि रियल टाइम। और तीसरे वाले को कहेंगे हम लोग फीडबैक कंट्रोल, पोस्ट यानी कि करेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, तो तीन तरीके का कंट्रोल होता है, कौन सा, फीड फॉरवर्ड, कनकरेंट और कौन सा, फीडबैक। कहने का मतलब काम होने से पहले ही कंट्रोल कर लो, पहला, काम होने से पहले। दूसरा, काम भी करते रहो कंट्रोल भी करते रहो, या तो वो हो सकता है, या फिर काम होने के बाद कंट्रोल करो। तो फीड फॉरवर्ड, फ्यूचर के लिए कंट्रोल। कनकरेंट, काम के साथ साथ कंट्रोल, काम के साथ साथ कंट्रोल। और फीड बैक कंट्रोल मतलब काम खत्म होने के बाद कंट्रोल करो। तो तीन तरीके का कंट्रोल होता है। अब जहां पे जैसा बेटर हो वहां पे वैसा अप्लाई किया जाता है। देखते हैं क्या क्या मीनिंग है, देखो। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है, दिस इज अ फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल अप्लाइड बिफोर एन एक्टिविटी बिगिंस। काम शुरू करने से पहले ही कंट्रोल। लाइक होता है, देखो शादी घर में कोई अगर कुछ होता है ना कि वो कुछ उड़ाना उड़ाना होता है, गुब्बारा उब्बारा टाइप में, या कुछ वो क्या जलता है, लाइट वाइट ऊपर जाता है, तो वो सब देखना पहले से ट्रायल करके रखता है। दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड। समझ रहे हो ना। माने वो जो उसको जलाना है आग वगैरह या जो भी लगाता है साइड में, जो धुआं हुआ आता है जो भी, उसको पहले ट्राई कर लेता है। दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड। एक्चुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले ही क्या कर लेना, कंट्रोल। या फिर देखना माइक वाइक सेट करते हैं ना हम लोग, तो पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर, है ना। तो दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड। माने द कंट्रोल बिफोर एक्टिविटी बिगिंस इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, इतना लिखोगे चल जाएगा, है ना। इट एम्स इज टू प्रिवेंट प्रॉब्लम बाय इंश्योरिंग दैट रिसोर्स ह्यूमन एक्सेट्रा आर राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी बिफोर दे आर पुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये श्योरिटी करना कि काम स्टार्ट करने से पहले सब देख लेगा कि हर चीज सही है कि नहीं है। ये तुमको लिखना नहीं है। एग्जाम्पल, चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल बिफोर प्रोडक्शन, स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेशन ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, प्रिपेयरिंग द बजट एक्सेट्रा। जो भी एग्जाम्पल मत लिखो, बस ये लाइनिंग तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन का। क्योंकि ये इसमें जो दिख रहा है ना एक पेज, वो तुम्हारा कॉपी में लिखोगे तो दो पेज चला जाएगा। ऐसे बहुत लेंदी है, याद करोगे ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा। हो गया। उसके बाद दूसरे कंट्रोल का नाम क्या है, कनकरेंट यानी कि रियल टाइम या स्टीयरिंग कंट्रोल। ये कंट्रोल कौन सा होता है, देखो, दिस कंट्रोल इज अप्लाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटी। माने काम भी हो रहा है और कंट्रोल भी हो, दैट इज कॉल्ड कनकरेंट कंट्रोल। Its aim is to monitor ongoing operations to ensure they are conforming to standard. It allows the immediate correction to the problem as they occur. माने काम भी हो रहा है कंट्रोल भी हो रहा है। तो ये इसका मेन पर्पस क्या है कि जैसे कोई प्रॉब्लम हो फटाक से क्या करेंगे, उसको करेक्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड कनकरेंट कंट्रोल। कनकरेंट मतलब चल रहा है, कंट्रोल भी हो रहा है काम भी हो रहा है। उसके बाद है फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल्स क्या होता है, हाँ, तो फीडबैक कंट्रोल्स में क्या होता है, देखो, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंट्रोल अप्लाइड आफ्टर एन एक्शन इज कंप्लीटेड। जो नॉर्मली हम लोग जितना भी कंट्रोल का डेफिनेशन भी किए थे ना, याद है, वर्कर को 100 पीस बोले 80 बनाया, 20 तो कम बनाया। तो फीडबैक कंट्रोल मोस्ट टाइप का कंट्रोल, माने जो नॉर्मली कंट्रोल होता है यही वाला होता है। क्योंकि हर वो काम होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप का कंट्रोल कौन सा है, फीडबैक कंट्रोल। इसमें कंट्रोल कब करते हैं, काम खत्म, काम शुरू होने से पहले या काम चलते वक्त या काम खत्म होने के बाद। फीडबैक काम खत्म होने के बाद, है ना। तो दिस इज द, हाँ देखो, नॉर्मली कंट्रोल करना पहले चाहिए, बट
मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो मोस्ट टाइप का कंट्रोल होता है वो काम खत्म होने के बाद, क्योंकि अगर हम तुमको 100 का टारगेट दिए और तुम अगर 80 बनाए, तो 80 जब कंप्लीट हो जाएगा तब ना हम चेक करेंगे कि हाँ 80 बना कि नहीं बना। डिपेंड करता है, करना चाहिए। अब तुम्हारे हिसाब से हो सकता है कि फीड फॉरवर्ड बेटर है, किसी के हिसाब से कंकरेंट बेटर लग सकता है, और किसी के हिसाब से फीडबैक भी बेटर लग सकता है। वो डिपेंड करता है। देखो जहाँ पे काम के प्रोग्रेस को अगर पहले ही माप सकते हैं, काम के प्रोग्रेस को माप सकते हैं तो कंकरेंट करेंगे, और काम के प्रोग्रेस को नहीं माप सकते तो कौन सा करना पड़ेगा, फीडबैक ही करना पड़ेगा, कंप्लीट होने के बाद ही तो करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में रिपीट ना हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंट्रोल अप्लाइड आफ्टर एन एक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह नहीं लिखना है तुमको, समझ गए ना? तीन टाइप का होता है, ये तीनों टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक तो एग्जाम में आने का चांसेस है। ठीक है, अच्छा, ऑथोरिटी के अनुसार कंट्रोल दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल कंट्रोल, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। तुम लोग का बहुत बार ये भी डेफिनेशन आया, व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल, है ना? और एक होता है कौन सा वाला, एक्सटर्नल कंट्रोल। एक होता है इंटरनल और एक का नाम क्या है, एक्सटर्नल कंट्रोल। अब देखो हाइलाइटर का यूज हम यहाँ पे नहीं कर रहे। इंटरनल कंट्रोल कौन सा होगा, दिस कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय द इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओवर देयर ओन एक्टिविटी। इस कंट्रोल को करता कौन है, बिजनेस करता है। कौन करता है, बिजनेस करेगा विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बिजनेस के अंदर ही करेगा। ठीक है, विद इन द बिजनेस ही होता है ये कंट्रोल। दैट इज कॉल्ड कौन सा वाला कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल। It is built into the system and relies on the commitment and responsibility of the employees. Like example देख लो, department adhering to its own budget, quality check by the production team itself, and employee following an code of conduct. Like होता है ना कि जैसे कोई फूड का प्रोडक्ट बना, तो एक क्वालिटी होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी। देखो बहुत सारे फूड्स का दुकान में जाओगे ना, देखना एक बोर्ड लगा रहता है, FSSI का एक बोर्ड रहता है उनके पास, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी है, इसका एक फुल फॉर्म है कुछ, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड करके जय। तो ये सभी होटल्स रेस्टोरेंट के पास होना जरूरी है, अदरवाइज वो लोग होटल या रेस्टोरेंट नहीं चला सकते। लाइक ये बताता है कि वो लोग खाना बनाते वक्त स्टैंडर्ड को फॉलो करता है या नहीं। देखो दो तरीका होता है, अगर बिजनेस खुद से फॉलो करे तो नो डाउट इंटरनल है। कौन सा वाला है, इंटरनल। अगर खुद से नहीं करेगा तो फिर गवर्नमेंट करवाएगा, गवर्नमेंट चेक करेगा ना, तो गवर्नमेंट चेक करेगा तो वो कौन सा हो गया फिर, एक्सटर्नल हो गया ना। एक्सटर्नल में क्या लिखा गया, दिस कंट्रोल इज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी। ये कंट्रोल तो होता है बट बिजनेस का नहीं, कौन करेगा, एक्सटर्नल अथॉरिटी करेगा। सच एज टॉप मैनेजमेंट हो सकता है, सेपरेट कंट्रोल डिपार्टमेंट भी हो सकता है ना। लाइक एन ऑडिट कंडक्टेड बाय द कॉर्पोरेट हेड ऑफिस, लाइक कंपनी का जो ऑडिट होता है वो भी तो कंट्रोल ही है। तो वो क्या इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है ना, वो तो बाहर वाला आदमी करता है। लेकिन जो इंटरनल ऑडिट है, अगर जो अकाउंटेंट है खुद ही सही सही बना रहा है, खुद ही कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहा है, तो वो कंट्रोल कौन सा है, इंटरनल है। तो खुद से कंट्रोल दैट इज कॉल्ड इंटरनल, और बाहर का अथॉरिटी आके करे दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वाला। ठीक है, इस वाला अगले क्लास से करेंगे हम लोग।